Hello students, welcome back for the lecture today. After a long time, once again we are having a video lecture. Until now we were having live lectures. Students, in this lecture we are going to study a very important concept. मैंने अभी तक जितने भी आपको लाइव लेक्चर्स लिए हैं वहाँ तक के सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने क्लास में ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब यहाँ से आगे नए कंसेप्ट्स हमको शुरू करने हैं। और मैंने जो शीट्स आपके साथ सॉल्व की थी, जो सबसे पहली शीट थी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था कि मुझे वो आपको उसका थियरी पहले एक्सप्लेन करना है और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, उससे रिलेटेड थियरी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है और वो रिलेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. What is the relation between these two types of motion? Let us understand that. Now students, before I start with this topic, I want you to understand some basic concepts. सबसे पहली बात तो जैसे सर्कुलर मोशन होता है वैसे लीनियर मोशन होता है। इनफैक्ट आप लोगों ने सर्कुलर मोशन शुरू किया, उससे पहले आप लोगों ने लीनियर मोशन स्टडी किया था। और आपके पास एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जिसको मैं शॉर्ट में अब यूसीएम लिखूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या फर्क है दोनों में? देखो, जब डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी आप लोगों ने ऐसे स्टडी किया है, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसा डेफिनेशन आप लोगों ने बेसिकली स्टडी किया है। आई वुड रादर कॉल इट एज चेंज इन पोजीशन। मैं मेरे एक्चुअल टॉपिक को शुरू करने से पहले ये सारी बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सो डिस्प्लेसमेंट, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इन पोजीशन। नाउ व्हाट एक्चुअली डज दैट मीन? सपोज कोई बॉडी ऐसे कोई पाथ में ट्रैवल करती है, तो इसको आप ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हो। इस बॉडी का इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन बी है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट। Initially the body was at A, now it is at B. Then the straight line path between the 2 points A and B is called as linear displacement. But in uniform circular motion it is not like that. In uniform circular motion the body is traveling in a circular path. In a circular path. If this is the particle P and suppose I take initially the particle is at x-axis. Initially the particle is at the x-axis and we consider its motion in the anti-clockwise direction. Suppose the motion of the particle is in the anti-clockwise direction और particle move करके ये position Q पर आता है, तो particle ने एक angle form किया है। पहले particle ऐसे था P पर, अब वो घूमकर ऐसे Q पर आ गया है। तो पार्टिकल जो है ना अभी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तब उसने सेंटर के साथ एक एंगल फॉर्म किया है। दिस एंगल वी डिनोट एज थीटा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से आपके पास दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट्स है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक बात हो गई। दूसरी बात, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो आप उसको बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। देन व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो नो चेंज
इन डायरेक्शन, यानी कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, याद रखो ये। सो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, याद रखो। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड या तो दोनों चेंज हो सकता है। तो अगर बॉडी ऐसे ट्रैवल करता है तो ये जो पाथ है इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एंड देन वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज फॉर लीनियर मोशन। बट व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन, when a body is traveling in a circular path, then remember one thing, you have angular displacement और उसी तरह से हमारे पास angular velocity होता है। अब अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, अगर अपना कोई बॉडी है P, पार्टिकल है P और P से वो ट्रैवल करके Q पर आ गया है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होता है, और आपको बता दूं मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर मैं P से Q स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो बॉडी का अपने को लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी भी होता है। क्या फर्क है इन सब में, ये हमको समझना है। आपको बता दूं एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। और एक बात, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वांट यू टू कॉपी दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई वांट टू रब दिस पोर्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो मुझे रब करना है। मैं ये अभी रहने दूंगा और ये भी रहने दूंगा थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं मुझे इसको भी रब करना है। मेरे लिए जो यूनिफॉर्म मोशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड आई वांट यू टू रब, कॉपी दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है, और मैं आपको बता दूं लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑफन डिनोटेड बाय एक्स, वाई, एस वगैरह वगैरह, ऐसे लेटर से हम डिनोट करते हैं। अगर मैं s कंसीडर करता हूं तो आई हैव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू s अपॉन टी, सो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही यहां पर एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे, मान लो अगर हमारा कोई पार्टिकल p से q तक जाता है तो उसने सेंटर पे एक एंगल बनाया है थीटा। अब P से Q तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम भी तो लगेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट P से Q तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा, इन टाइम t, देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी बाय द सेम फॉर्मूला, यू विल हैव एंगुलर velocity is equal to angular displacement upon time. So in symbols, if I want to write, angular velocity is denoted by omega is equal to angular displacement is theta upon time. That means theta can be written as omega multiplied by t. Students, this is a very very important formula and I want you to remember very very important formula. सर्कुलर मोशन में आपके 11th स्टैंडर्ड में एकदम बिगिनिंग काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने इसको स्टडी किया है। सो मैं एक बार सिर्फ यहाँ पर सारे कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करना है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, एंड आई विल प्रोसीड फर्दर विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ आई एम गोइंग टू रब द एंटायर बोर्ड। आई वांट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। I am going to rub out this portion of the board because this concept is important still and I want you to understand. I hope you have taken the screenshot and copied this. I will proceed with the further part of the, further explanation of this topic. Left side of the board I am going to rub out. Remember, theta is angular displacement, omega is angular velocity, t is time. So angular displacement is equal to angular velocity multiplied by time.
This is one thing. And what does angular velocity means? It means the angle traced by the particle in time t. One more thing, if the particle is traveling in anti-clockwise direction, then you take angular displacement positive. ये याद रखने का, anti-clockwise direction में theta is positive and clockwise direction में theta is negative. You have to remember this. In anti-clockwise direction, theta is positive. In clockwise direction, theta is negative. These basic things you need to remember. And one small final concept I am going to explain, and then I will proceed with my main topic. I will rub out the left part of the board, and we will proceed further. Now, I want to discuss with you right now in this concept, in this topic, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. देखो, अगर हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हमारा पार्टिकल इधर है पी पर, वो सर्कल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो पी से क्यू पर जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते वैसे वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा. तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है, उसके पास एंगुलर के अलावा लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी भी होता है. अभी मैंने आपको समझाया लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन इज पी, फाइनल पोजीशन इज क्यू. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ये जो कॉर्ड मैंने बनाया है, दैट कॉर्ड इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. But what about linear velocity? Then it's very simple. Linear velocity is along the tangent. Remember that. यानी अगर मैं P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है. यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है. लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय V. लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय V. इट इज along the tangent. इट इज अलॉन्ग द टेंजेंट. ये आपको याद रखना है. उसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो अगर पार्टिकल यहां होगा तो उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यहां होगा तो उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा. तो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. लेकिन पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. The particle is traveling with a constant speed, but its direction is continuously changing. And because the direction is changing, velocity is also changing. I am talking of linear velocity. Linear velocity is changing, and therefore the particle cannot have uniform motion. It has an accelerated motion. Remember this, students. If a particle is traveling in a circular motion, then यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है. इस समय आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है. क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है. फिर से क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है. क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है. अब बच्चों, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है. वो रिलेशन भी आपको याद रखना है. लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी. ये डेरिवेशन वगैरह में मुझे नहीं जाना है, वो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया है. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज वन थिंग यू टू रिमेंबर. सेकेंड थिंग, यू हैव एंगुलर एक्सेलरेशन. Angular acceleration. It is perpendicular to the plane of the paper. Either it is going inside or it is coming outside. And right now, this is not our matter of concern. हमें angular acceleration पर नहीं जाना है. वो rotational motion का टॉपिक है. मेरे यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के काम का जो कंसेप्ट है उसी को मैं डिस्कस करूंगा. और एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये हमारे काम का है और वो होता है अलोंग द रेडियस
and towards the center. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस। तो जब पार्टिकल सर्कल में ट्रैवल करता है तो उसके रेडियस पर एक्सेलरेशन लगता है और वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टडी किया है, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv²/r। इसमें ये जो v²/r है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे अगर फॉर्मूला लिख दूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इट इज गिवन बाय AC, C denotes for centripetal, is equal to v²/r. What is v? Linear velocity. Sorry, v is linear velocity और v का फॉर्मूला है r ओमेगा। तो आप इसको r² ω²/r भी लिख सकते हो। अब r कैंसल हो जाएगा तो यू विल हैव द फॉर्मूला ω²r। सो AC इज इक्वल टू ω²r। रिमेंबर दिस। सो हमारे पास अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अभी तक मैं मेरे टॉपिक पर नहीं आया हूं, मैंने आपके साथ कुछ बेसिक चीजें रिवाइज की थी फटाफट। अब मैं मेरे ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं फटाफट, अभी तक मैंने आपके साथ जो भी रिवाइज किया, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज किया था, वो कंसेप्ट फटाफट 2 मिनट में सारा ब्रश अप कर लेते हैं हम, और फिर मैं पूरा बोर्ड रब कर दूंगा और हम हमारे मेन कंसेप्ट पर आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया, डिनोटेड बाय S, X, Y वगैरह। हमने लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया, डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो वो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है, और सेंटर पे जो एंगल बनता जाता है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बनने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, और जो टाइम लगता है उसकी वजह से हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। तो आप थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पार्टिकल होता है। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके बीच में रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। याद रखने का, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें स्टडी नहीं करना है, वैसे खाली बता दूं उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, या तो वो अंदर होता है या तो बाहर आता है, लेकिन हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियस के डायरेक्शन में होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, बाहर की तरफ कभी नहीं होगा, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r। v की वैल्यू होती है r ओमेगा, तो r² ω²/r, r कैंसिल हो जाएगा तो ω²r लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप ω²r लिख सकते हो। These are the basic concepts. Now I will proceed further with relation between uniform circular motion and simple harmonic motion. You can take the screenshot of the entire board and we will proceed further. You need not bother about angular acceleration right now. इस समय angular acceleration की आपको चिंता नहीं करनी है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ जाते हैं। Students, now I want you to understand the meaning of the word projection. What do you mean by projection? In a very very simple language, I would say projection means shadow. Projection का मीनिंग होता है shadow. कैसे? चलो समझते हैं। Imagine मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है। ये एक बल्ब है अपना, और इस बल्ब का जो लाइट आता है, उस लाइट की वजह से ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका शेडो मुझे बराबर इसके नीचे मिलेगा, यहाँ पर मुझे शेडो मिलेगा। तो ये जो है वो हो गया अपना प्रोजेक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ स्टिक, और यहां पर हमारे पास बल्ब है। और ये बल्ब की जो लाइट आ रही है, उस लाइट की वजह से नीचे जो ये लकड़ी का शेडो गिरेगा, कैसा शेडो होगा? तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन शेडो मिलेगा। तो ये जो शेडो हमको यहां पर मिलेगा, ये शेडो जो है ये लकड़ी का प्रोजेक्शन है यहां पर। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टिक।
But now, tell me, what will happen if I hold the stick like this? अगर लकड़ी को मैं ऐसे टेढ़ी पकड़ता हूं और यहां पर अपना बल्ब है और ये बल्ब की जो लाइट है, इस लाइट की वजह से ये लकड़ी का जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसा स्ट्रेट होगा। तो अब की बार जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा वो इस लकड़ी की एक्चुअल लेंथ से थोड़ा छोटा बनेगा। ये समझ सकते हो आप, लकड़ी की एक्चुअल लेंथ थोड़ी बड़ी होगी और ये प्रोजेक्शन थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि लकड़ी को हमने स्लैंट रखा है तो उसका शेडो भी नीचे स्लैंट गिरेगा, तो हमको जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो थोड़ा छोटा मिलेगा। और दूसरी एक फाइनली अगर आपको बोलूँ तो अगर मैंने लकड़ी को एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल पकड़ा होता और यहाँ पर हमारा बल्ब होता तो यहाँ पर हमको प्रोजेक्शन एक छोटा सा पॉइंट ही मिलता सर। The projection would have been simply a point. So I hope you understand the meaning of the word projection. Projection in a very simple language, I would say shadow. In the exam, if they ask you what is the meaning of projection, don't write shadow. ये मैंने आपको समझाने के लिए इसे बोला है। Projection का मतलब shadow आप साइंटिफिकली लिखो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। और जैसे शैडो बनते हैं एग्जैक्टली वैसे ही प्रोजेक्शंस बनते हैं, तो एक तरीके से आप शैडो को प्रोजेक्शन बोल सकते हो। अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, तो सुन लो। मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड रब कर रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ, आप मेरे सेंटेंस को सुनो। द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायामीटर is a simple harmonic motion। फिर से, projection of a particle, किसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम? पार्टिकल का। कहां पर? पार्टिकल कैसा है? तो पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये प्रोजेक्शन हम कहां ले रहे हैं? शैडो कहां पर गिर रहा है? ऑन एनी डायामीटर ऑफ द सर्कल is a simple harmonic motion. The projection of a particle in uniform circular motion on any diameter of the circle is a simple harmonic motion. Let us understand this. If we have this circle and I consider this as the x-axis or I consider this diameter, और हमारा एक पार्टिकल है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आया है P तक, ये हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेंटर है। हमारा पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा है? सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, और वो भी कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, यानी कि उसका लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब देखो, पहले पार्टिकल यहाँ पर था और वो इधर आ गया, तो पार्टिकल ने एक एंगल फॉर्म किया है थीटा। इस बार हम एंगल को थीटा लिखने की बजाय फाई लिखेंगे। तो इनिशियल एंगल इज इक्वल टू फाई। इसका रेडियस, ये इनिशियल एंगल को हम फेस भी बोल सकते हैं, ये आगे जाकर हमारा फेस ही बनने वाला है। और ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस हम ए लेते हैं, कैपिटल ए। सो दिस रेडियस ओ टू दिस पॉइंट इज ए एंड ओ टू पी इज ऑल्सो ए। नाउ स्टूडेंट्स, इन टाइम टी particle will make more some angle, angular displacement। याद करो, अभी आपको मैंने समझाया था कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल जब टी टाइम में यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो पार्टिकल अब यहां पर आ गया, तो अब हमारा पार्टिकल P से बढ़कर यहाँ पर आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? ये एंगल है ओमेगा टी। तो स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ तक पार्टिकल ने कितना एंगल बना दिया है? तो पार्टिकल ने स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ तक जो एंगल बनाया है, पहला एंगल फाई था, फिर इधर तक उसने और एक एंगल बनाया ओमेगा टी। तो टोटल एंगल जो बन गया, टोटल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया
omega t plus phi. Total angular displacement is omega t plus phi. Remember this. Now our particle is at this point P. ठीक है, मैं दूसरा सर्कल बना दूं यहां पर. अब हमारा पार्टिकल पॉइंट P के ऊपर है और ये हमारा पॉइंट P है. फाइनल पोजीशन P का ये फाइनल पोजीशन है और पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी प्लस फाइव. लेट मी ड्रॉ द सर्कल वंस अगेन एंड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. पहले हमारा पार्टिकल यहाँ इनिशियल पोजीशन से P पर आया, तब उसने एंगल फाइव बनाया था. फिर P से यहाँ पर आया तो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया, ओमेगा टी. ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आने के लिए उसको टाइम t लगा था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है t टाइम में हो गया ओमेगा टी. तो एकदम स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो टोटल एंगल बन गया वो 5 प्लस ओमेगा टी. तो टोटल एंगल हो गया 5 प्लस ओमेगा टी. तो अब ये टोटल एंगल में लेता हूं ओमेगा टी प्लस 5. अब ये हमारा पार्टिकल है, तो इसका प्रोजेक्शन कहां मिलेगा, यहां पर हमको प्रोजेक्शन मिल गया. दिस इज P डैश. सो ओ पी, तो ये जो P डैश है वो P का प्रोजेक्शन है. P डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ P. एंड व्हाट इज दिस एंगल स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस 5. सो नाउ स्टूडेंट्स सी, इफ आई कंसीडर दिस एंगल ओमेगा टी प्लस 5, देन आई हैव cos ओमेगा टी प्लस 5 is equal to adjacent side is OP dash upon hypotenuse is OP. But this OP is the radius and उसकी वैल्यू कितनी है, A है. ये अगर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अच्छा, OP डैश जो है वो x एक्सिस पर है तो हम उसका लेंथ x लिख सकते हैं. O से, O सेंटर है, ओरिजिन, तो ओरिजिन से P डैश तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने x ले लिया क्योंकि वो x एक्सिस पर है. तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने x बना दिया. सो फाइनली अगर A यहाँ पर आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस 5. अब याद करो, ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का. अब इसमें मजे की बात क्या है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब पार्टिकल यहाँ पर था तो उसका प्रोजेक्शन हमको इधर मिला. अब पार्टिकल अगर इधर आएगा तो प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, फिर पार्टिकल यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन नीचे आ जाएगा यहाँ पर. तो ये प्रोजेक्शन जो है यहाँ से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ से वापस ये पॉइंट पर आ गया, फाइनली पार्टिकल इधर आ गया. फिर पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो प्रोजेक्शन इधर बनेगा, फिर पार्टिकल नीचे गया तो प्रोजेक्शन इधर बनेगा. तो ये जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से शुरू करके, राइट साइड से शुरू करके ऐसे आता है, फिर लेफ्ट साइड से शुरू करके ऐसे. तो प्रोजेक्शन जो है वो डायामीटर के ऊपर ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऑसिलेट करता रहता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक ऑसिलेट करता है. यानी वो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. और उसका इक्वेशन हमने लिखा है x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस 5. अगर हमने ये प्रोजेक्शन y एक्सिस पर लिया होता तो इक्वेशन कैसे बनता, चलो वो भी देख लेते हैं. आई एम वेटिंग फॉर अ मोमेंट. You can take the screenshot of this portion and proceed further. I will rub out the right side of the board and see what happens if we take the projection on y-axis. Suppose we are having our particle moving in a uniform circular motion. This is the uniform circular motion, the path of the particle, and this time we will take the projection on y-axis. हमारा पार्टिकल यहाँ पर है P और यहाँ पर प्रोजेक्शन मिलेगा, यहाँ से शैडो सीधा ऐसा गिरेगा तो y-axis पर प्रोजेक्शन इधर आएगा. फिर पार्टिकल इधर आ गया P, तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस 5 और हमको प्रोजेक्शन इधर मिल गया. तो ये प्रोजेक्शन है पार्टिकल का. अगर P इधर आ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, पार्टिकल इधर आ गया तो प्रोजेक्शन इधर आएगा, फाइनली पार्टिकल इधर आएगा. फिर पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं आया तो प्रोजेक्शन इधर मिलेगा. फिर पार्टिकल इधर आ गया, हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो घूमते घूमते यहाँ पर आया तो प्रोजेक्शन इधर मिलेगा. फिर पार्टिकल यहाँ आ गया तो प्रोजेक्शन इधर मिलेगा. फिर पार्टिकल इधर आ गया तो प्रोजेक्शन इधर आ गया. फिर पार्टिकल और थोड़ा नीचे आ गया तो प्रोजेक्शन नीचे आ गया. फिर इसका प्रोजेक्शन इधर आ गया. ऐसे करते करते फाइनली प्रोजेक्शन इधर आ गया. फिर वापस पार्टिकल जब घूमते घूमते आगे यहाँ पर आएगा तो प्रोजेक्शन इधर आएगा, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा. तो आप देखो पार्टिकल जो है उसका प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है. तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे ऑसिलेट कर रहा है. तो क्या ऑसिलेट कर रहा है, प्रोजेक्शन इज ऑसिलेटिंग. The projection of the particle in uniform circular motion is performing a simple harmonic motion. Now, see this. This angle forms Z. It is an alternate angle
Therefore, this angle is also omega t plus phi. Now students, this distance is y and this distance is the radius a, and I can write sine omega t plus phi is equal to opposite side, that means y upon hypotenuse, that means a. Therefore, y is equal to a sine omega t plus phi. इस तरह से बच्चों हमको फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल गया. So this is simple harmonic motion. So now you remember one thing, that whenever a particle is performing uniform circular motion, you take the projection of the particle on any diameter, you will always get a simple harmonic motion. So remember this sentence, the projection, याद रखो uniform circular motion simple harmonic motion नहीं है. पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन मिलता है हमको डायमीटर के ऊपर, वो प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एज्यूम कर सकते हैं और हमें उसका ऐसा इक्वेशन मिलता है. ए हमेशा जो है वो पार्टिकल के रेडियस को डिनोट करता है. तो एक्स एक्सिस पर अगर हमने प्रोजेक्शन ले लिया तो हमको इक्वेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और अगर वाई एक्सिस पर अगर हमने इक्वेशन ले लिया तो प्रोजेक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो ऐसे पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा मिलेगा अपने को, चलो वो भी समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इफ आवर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द पार्टिकल, this is the uniform circular path of the particle, and this is our x-axis, this is the y-axis, O is the center, it is the origin, and our particle has come to the position P. हमारा पार्टिकल घूमते घूमते P पर आ गया है. तो ये अपना रेडियस है और ये रेडियस का लेंथ A है. अभी ये पॉइंट P के ऊपर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी ऐसा होगा. अब P और ये पॉइंट Q, तो PQ का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर कैसा होगा, तो देखो Q इधर आ गया, P इधर आ गया, तो ये जो है वो हो गया अपना वेलोसिटी का प्रोजेक्शन. दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है अपने को. सो ये जो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन है और उसका इक्वेशन मिलेगा अपने को जब मैं एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेता हूँ. तो याद रखो एक्स एक्सिस पर इक्वेशन क्या मिला था अपने को डिस्प्लेसमेंट का, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो वेलोसिटी मिलेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ज्योमेट्रिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं लेकिन हम उसके प्रूफ में नहीं जाएंगे. अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन ऐसे मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा. एंड द फॉर्मूला फॉर अच्छा यहाँ पर मुझे ओमेगा लिखना पड़ेगा, ओमेगा ए. क्यों ओमेगा ए, तो मैं आपको याद करवा दूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और r कितना है हमारा, a है. सो आई कैन हैव v इज इक्वल टू ओमेगा ए. दैट इज हाउ आई एम मेकिंग माइनस ओमेगा ए. मैं ठीक से a लिख दूँ यहाँ पर. सो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एंड रिमेंबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा था ओमेगा स्क्वायर आर, और हमारा आर कितना है, ए है. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर ए. And since acceleration is continuously changing, I can have centripetal acceleration is equal to minus omega square a cos omega t plus phi. और मैंने इसके पहले जितने भी वीडियोस में और रेगुलर लेक्चर्स में, क्लास में, इवन लाइव लेक्चर्स में आपको डेरिवेटिव वाले मेथड से भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करके बताया था, याद कर लो. उसके इक्वेशंस भी हमको ऐसे ही मिले थे. सो दैट वाज अबाउट स्टूडेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसके वेलोसिटी का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ऐसा होता है. सो वी कंप्लीट दिस कंसेप्ट. नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट आई हैड गिवन टू यू इन क्वेश्चन नंबर 6. आई एम नॉट हैविंग द sheet with me right now, but question number 6 now you can see and you should be able to understand question number 6. Still if you have any doubt in the first sheet, जो मैंने शीट नंबर 19 दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन था. सो नाउ इफ़ यू रीड दैट क्वेश्चन एंड इफ़ यू रीड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक और बात आपको बता दूं मैं बच्चों कि यहाँ जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और हम जिस फोर्स की बात करते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फोर्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स दोनों अलग अलग होता है, याद रखो.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल होता है तो उसमें जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच कर लाने की कोशिश करता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स और सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों अलग अलग है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कभी कभी उसका प्रोजेक्शन लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ सकते हैं, और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए इस कंसेप्ट को हमने स्टडी किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फोर्स एंड एनर्जी। After that only I will be able to give you more sheets. Until then you will not be able to solve more sheets. You will see this video first, thereafter I will upload the new video of force and energy of a particle in simple harmonic motion, and then I will proceed further with more practice sheets for you. Students, in this animation on your screen you can see a particle moving along a circular path. The particle which is moving along a circular path is performing a uniform circular motion. जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका रेडियस भी देखो आप गोल गोल घूम रहा है। अब उस पार्टिकल का एक प्रोजेक्शन हमने एक्स एक्सिस पर जो डायामीटर है उस डायामीटर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन लिया है। वो डॉटेड लाइन जो है वो प्रोजेक्शन को ज्वाइन करती है, और वो जो एक्स एक्सिस का पार्टिकल है एक्चुअली एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ऑसिलेट कर रहा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, आपको बता दूं कि हमने डायामीटर को एक्स एक्सिस पर लिया है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे जैसे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है डायामीटर के ऊपर उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी डायामीटर इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Now students, remember this projection can be on any diameter. Now in this diagram if you see on the right side there are two particles. In fact there is a single particle, black particle. देखो तीन अलग अलग टाइप के डॉट्स आपको दिखेंगे राइट साइड का जो डायग्राम है उसमें। एक ब्लैक कलर का पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है। द ब्लैक पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ। इस ब्लैक पार्टिकल का एक्स एक्सिस के ऊपर जो डायामीटर है उस पर जो प्रोजेक्शन है वो ब्लू डॉट से दिखाया है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर अलोंग वाई एक्सिस इज शोन बाय अ रेड डॉट. सो साइमल्टेनियसली यू कैन सी द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, द ब्लू डॉट, एंड द रेड डॉट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन वाई एक्सिस. On the left side, you can see the graph of this simple harmonic motion. The black dot is along the y-axis, so you remember its equation is y is equal to a sin omega t plus phi, and because it is a sine function, its graph starts from the origin. तो जो red color का graph है left side में वो sine function का graph है, और जो blue color का graph है वो cos function का graph है. So in this diagram you can see that the projection is on the y-axis as well as on x-axis. So understand, you can take the projection along any diameter of the circle. Only x-axis and y-axis is not compulsory. Any diameter is okay. But for the sake of convenience and to develop proper mathematical expressions, we take projection either on x-axis or y-axis.